हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम रिंकेश सर और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन के टेक्सचुअल एग्जाम्पल। ओके, तो चलो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल 5.1, an astronaut accidentally gets separated out of his small spaceship accelerating in interstellar space at a constant rate of 100 meter per second square. What is the acceleration of the astronaut the instant after he is outside the spaceship? Assume that there is no nearby stars. ओके मतलब एस्ट्रोनॉट की स्पेसशिप एक्सीडेंटली बाहर निकल जाती है। तो अब जब एस्ट्रोनॉट बाहर निकलेगा तो उस इंस्टेंट पे उसकी एक्सेलरेशन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन में दिया है कि देयर इज नो नियर बाय स्टार। ओके, तो जो एस्ट्रोनॉट बाहर निकलेगा तो उस पर एक ही फोर्स लगता है, वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्वेश्चन में दिया है देयर इज नो नियर बाय स्टार, उसका मतलब क्या होगा? देयर विल बी नो ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से अ बॉडी इन मोशन ट्राई टू रिमेन इन मोशन एंड स्टेशनरी रिमेन्स स्टेशनरी। मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगी, फोर्स जीरो है, उसका मतलब आएगा एक्सेलरेशन जीरो। तो एस्ट्रोनॉट की एक्सेलरेशन जीरो आएगी क्योंकि वहां पे कोई नियर बाय स्टार नहीं है, उसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो उसका मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगी जीरो। ठीक है, so this was about 5.1. Now let's move to 5.2. Example 5.2. A bullet of mass 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force by the block on the bullet? चलो गिवन क्वांटिटी लिखते हैं, मास ऑफ बुलेट है 0.04 kg, मूविंग विद स्पीड ये हो गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो 60, और वहां पे जाके वो स्टॉप हो जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स। ओके, चलो मैं एक ब्लॉक ले लेता हूं, ये रहा एक वुडन ब्लॉक। ओके, यहां से बुलेट आ रही है कितनी स्पीड के v0 स्पीड पे। ओके, तो यहां तक उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, v0 ये है उसका इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे वो टकराएंगी। अब उसके बाद वो कितना अंदर जाती है 60 सेंटीमीटर, तो ये समझ ले हम कि ये बुलेट इतना अंदर जाके स्टॉप हो गई। ठीक है, तो ये रहा डिस्टेंस डी, कितना है 60 सेंटीमीटर, मतलब 0.6 मीटर। यहाँ पे आके स्टॉप हो जाता, उसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो। अब हमको एवरेज रेजिस्टिव फोर्स निकालना है। बुलेट क्यों स्टॉप होगी? क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। रेजिस्टिव फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो उसका मतलब थोड़ी देर बाद बुलेट स्टॉप हो गई। तो अभी सबसे पहले फोर्स की फॉर्मूला हम लिखा सकते हैं F इक्वल टू एम ए, मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड करने की है, एक्चुअली रिटार्डेशन है। ओके, क्योंकि बुलेट स्टॉप हो रही है, तो हम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2ad। तो फाइनल वेलोसिटी है हमारी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी है 90 स्क्वायर, 2a डिस्टेंस है हमारा 0.6। तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला आ जाएगी माइनस 90 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.6। चलो कैलकुलेट कर देते हैं हम, 90 स्क्वायर मतलब 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.6, तो ये हो गया 6750। तो एक्सेलरेशन क्या आई
-6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि रिटार्डेशन है। तो फिर रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा? रेजिस्टिव फोर्स F इज इक्वल टू ma। बुलेट का मास दिया हुआ है 0.04 इंटू 6750 -6750। तो ये आ जाएगा 6750 इंटू 0.04, ये 270 -270 न्यूटन। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स बुलेट के मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट है, मतलब एवरेज resistive force is equal to 270 न्यूटन। एवरेज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये रेजिस्टिव फोर्स यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो उसके लिए हमने एवरेज वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो ये हो गया 5.2। जस्ट नोट इट डाउन। Let's move to the next question. Example 5.3. The motion of a particle of a mass is described by y equal to ut plus half gt square. मतलब u है initial velocity, g gravitational acceleration. Find the force acting on the particle. Okay, तो y की इक्वेशन दी है ut plus half gt square। तो हमको फोर्स फाइंड करने के, फोर्स की फॉर्मूला क्या है? एम ए। तो हमको पहले एक्सीलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो एक्सीलरेशन की फॉर्मूला क्या है? dv बाई dt। क्लियर? तो उसके लिए हमको वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या है? dy बाई dt। मतलब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। तो ut का डेरिवेटिव u आ जाएगा हाफ g कांस्टेंट, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t। सो 2 गेट्स कैंसल। तो वेलोसिटी आ गई u प्लस जी टी। ठीक है, हमने वेलोसिटी की फॉर्मूला निकाल दी, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो a इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी की जगह u प्लस जी टी। तो u कांस्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी, तो वो 0 हो जाएगा। gt का डेरिवेटिव आ जाएगा g। तो मतलब एक्सीलरेशन क्या है? g। ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो गई। तो फोर्स की फॉर्मूला आ जाएगी F इक्वल टू एम जी। ओके, तो ये तो फॉर्मूला हो गई ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की। इसका मतलब जो इक्वेशन है दैट इज द मोशन ड्यू टू एक्सीलरेशन। व्हिच एक्सीलरेशन इज दैट? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। Okay, so this was about 5.3. Just note it down. Now let's move to the next example. 5.4. A batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed 12 meter per second. The mass of the ball is 0.15 kg. Determine the impulse imparted. पहले गिवन क्वांटिटी लिख देते हैं, मास है 0.15। सिचुएशन क्या है? बॉल इस डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, कितनी वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं 12 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है। अभी जब बैट्समैन इस पॉइंट से, सपोज बैट्समैन इस बॉल को हिट करता है, ठीक है, तो बॉल अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? विदाउट चेंजिंग द इनिशियल स्पीड। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा 12। तो अब इसको मैं ले लेता हूँ फाइनल वेलोसिटी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैं -12 मीटर पर सेकंड ले लेता हूँ। ठीक है, पता चला बॉल इस डायरेक्शन में आती है, इधर से बैट से हिट किया। ओके, तो बॉल अपोजिट डायरेक्शन में गई, लेकिन उसकी स्पीड सेम रही। मतलब इनिशियल स्पीड 12, फाइनल वो भी 12, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए -12। ठीक है, अभी हमको फाइंड करना है इम्पल्स। तो इम्पल्स की फॉर्मूला क्या है? इम्पल्स की फॉर्मूला है एफ डेल्टा टी। ठीक है, जहां पे टी है टाइम ऑफ
कांटेक्ट वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला आ जाती है मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। क्लियर? तो चेंज इन मोमेंटम हम फाइंड करेंगे P2 माइनस P1, यानी P है मोमेंटम, मोमेंटम की फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, दोनों बार बॉल तो सेम ही है, मतलब मास सेम ही रहेगा, mv2 माइनस mv1। यहाँ पे v2 की जगह पे मैं लिखूंगा v, और ये हो गया v0 इनिशियल, ठीक है। या फिर यहाँ पे मैं v1 ले लेता हूँ और ये ले लेता हूँ v2, मास सेम है m इंटू v2 माइनस v1, तो मास 0.15, v2 माइनस 12 माइनस v1 प्लस 12, sorry minus 12 plus, so minus of plus minus 12, 0.15 into minus 24, let's multiply 0.15 into 24, ये हो गया माइनस 3.6, ओके, न्यूटन सेकेंड। क्यों? एफ डेल्टा टी फोर्स का न्यूटन, डेल्टा टी सेकेंड। तो इम्पल्स क्या आ जाएगा? इम्पल्स है एफ डेल्टा टी, मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा पी, उसका मतलब माइनस 3.6 का मॉड्यूलस आ जाएगा प्लस 3.6 न्यूटन सेकेंड। दिस इज द इम्पल्स, ओके। So this was about example 5.4. Just note it down. Let's see the next example. Example 5.5. Two identical billiard balls strike a rigid wall with the same speed but different angles and get reflected without any change in speed as shown in figure 5.6. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक डायरेक्ट हिट करता है और एक ये एंगल बनाता है 30 डिग्री विद दी नॉर्मल। Now what is the direction of force on the wall due to each ball? Okay, means you have to find out the direction of force on the wall due to each ball. And second, the ratio of magnitude of impulse imparted to the wall by the wall. मतलब दोनों के केसेस के इम्पल्स के रेशियो फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले मैं केस ए ले लेता हूँ, ओके। उसका फर्स्ट आंसर फाइंड करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, हम इम्पल्स फाइंड करेंगे। जो इम्पल्स की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन आएगी, ओके। तो इम्पल्स क्या है, एफ डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी, मतलब चेंज इन मोमेंटम, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पल्स, उसका मतलब होता है, उसकी फॉर्मूला क्या आती है, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी, ओके। केस ए में मैं इनिशियल केस लेता हूं, तो ये इनिशियल डायरेक्शन है वेलोसिटी, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। तो इनिशियल मोमेंटम की फॉर्मूला क्या आएगी, m इंटू वी आई, उसका मतलब आ जाएगा m u। और u की डायरेक्शन कौन सी है, अगर मैं यहाँ पे ले लूं ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में y x एक्सिस के, तो इसकी डायरेक्शन में ले लूंगा i, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरह फाइनल वेलोसिटी लूंगा मैं, तो ये आ जाएगा m इंटू, सॉरी फाइनल मोमेंटम m इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी भी u है, राइट, क्योंकि दोनों सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो m u माइनस i। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनिशियल मोमेंटम दैट इज m u I, फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू आई, ओके। तो इम्पल्स क्या होगा, डेल्टा पी, और ये मैं वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है, तो इम्पल्स होगा डेल्टा पी। तो ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ जाएगा माइनस एम यू आई माइनस प्लस एम यू आई, मतलब अगेन एम यू आई। तो
इम्पल्स आ गया -2 mu r। ठीक है, तो ये है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो इस इम्पल्सन को क्या, ये इम्पल्स का मतलब होगा फोर्स की डायरेक्शन, तो ये कौन सी फोर्स की डायरेक्शन बताएगी, फोर्स ऑन द बॉल, क्योंकि ये होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो ये है फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, राइट। ये दोनों सेम, और ये कौन सी होगी, -I। ओके, ये फोर्स कौन से, ऑन बॉल। ओके, तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। ओके, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू बॉल, तो न्यूटन्स थर्ड लगाएंगे कि अगर बॉल पे फोर्स -x डायरेक्शन में है तो बॉल वॉल पे किस डायरेक्शन में लगाएगा, अपोजिट, मींस टुवर्ड्स द वॉल। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन wall due to ball, that will be equal to, that is equal to positive x axis direction। ओके, हम ये भी लिख सकते हैं नॉर्मल टू द वॉल। ओके, वॉल इस डायरेक्शन में है तो ये एंगल 90 हो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, सॉरी, तो ये वाला एंगल, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट, ये हो गया इम्पल्स। क्या है इसके फॉर्मूला, -2mu, डायरेक्शन इज आई। क्लियर, तो ये पहले आप केस ए लिख लो, उसके बाद हम केस बी देखेंगे। लेट्स सी केस बी। ओके, तो ये है केस बी। तो मैं इनिशियल वेलोसिटी यहां से लिखूंगा, तो वो x और y में अगर मैं स्प्लिट कर दूं, राइट, अगर ये एंगल 30 है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये रहा u, तो ये होगा u cos 30 और ये आ जाएगा u sin 30। ठीक है, तो अभी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी, vi आ जाएगी, मैं पहले लिख देता हूँ केस बी, vi आ जाएगी u cos 30 i, ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ओके, प्लस u sin 30, राइट। तो ये sin 30 कौन सी डायरेक्शन में है, y एक्सिस, लेकिन नीचे की डायरेक्शन में, तो -j आएगा, तो ये मैं लिख लेता हूं -j। ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या आता है, इनिशियल मोमेंटम, दैट इज mvi। तो ये होगा mu cos 30i माइनस mu sin 30j। ठीक है, भी फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, राइट। तो यहां पे अगर मैं स्प्लिट कर दूं, ओके, तो ये एंगल 30, तो ये भी 30 आ जाएगा, तो ये होगा u cos 30 और ये होगा u sin 30। तो फाइनल वेलोसिटी में देखूंगा तो ये है u cos 30 और डायरेक्शन कौन सी है, x एक्सिस की अपोजिट, सो -i, सो -i प्लस u sin 30 डिग्री, y एक्सिस की, सो j आएगा, लेकिन नेगेटिव y एक्सिस, सो -j, तो मैं इधर से -j कर लूंगा। तो फाइनल वेलोसिटी कौन सी आ गई, mvf, मतलब -mu cos 30 डिग्री i माइनस mu sin 30 डिग्री j। ठीक है, तो अभी
हमको जो डायरेक्शन फाइंड करनी है ऑफ फोर्स, तो उसके लिए हम इम्पल्स फाइंड करेंगे। तो इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, मतलब पी एफ माइनस पी आई। ठीक है, तो पी एफ क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पी एफ माइनस एम यू कॉस 30 डिग्री आई माइनस एम यू साइन 30 डिग्री जे माइनस पी आई। तो अभी माइनस पी आई, तो यहाँ पे प्लस एम यू है तो उसका माइनस आ जाएगा, माइनस एम यू कॉस 30 डिग्री आई। ठीक है, और यहाँ पे माइनस एम यू साइन 30 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एम यू साइन 30 डिग्री जे। ये हो गया हमारा कैंसल। तो इम्पल्स आ गया -2 mu cos 30 डिग्री आई। ठीक है, तो इसमें भी डायरेक्शन कौन सी आई? माइनस आई। तो उसका मतलब फोर्स ऑन बॉल, क्योंकि ये इम्पल्स कौन का है? बॉल का है, तो दैट इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ बॉल इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। वो कौन सी डायरेक्शन है? नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। मतलब बॉल पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो बॉल पे क्या होगा? न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से उसके अपोजिट। ठीक है, तो फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू बॉल दैट विल बी, उसका अपोजिट मतलब पॉजिटिव, या मैं नेगेटिव लिखेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। मतलब दोनों केस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन नॉर्मल टू वॉल। ठीक है, अगर फिगर पे से देखें तो हमको ये आइडिया लगेगा कि ये 30 डिग्री होगा इम्पल्स का डायरेक्शन। ओके, लेकिन 30 डिग्री नहीं है, इस केस में भी नॉर्मल टू वॉल ही है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हो गया केस बी। ठीक है, तो इसका इम्पल्स का फॉर्मूला आ गया -2 mu cos 30 आई। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन था जिसमें हमको दोनों इम्पल्स के रेशियो फाइंड करने थे। ठीक है, तो ये है हमारा -2 mu cos 30 आई। ओके, तो सबसे पहले एक काम करो, केस बी लिख लो, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन फाइंड करेंगे। ओके, तो अभी दोनों के रेशियो फाइंड करने हैं। तो सेकंड केस में रेशियो -2 mu cos 30। तो फर्स्ट केस में कितना था? फर्स्ट केस में था -2 mu। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, रेशियो विल बी इक्वल टू -2 mu, मैग्नीट्यूड लेता हूँ मतलब डायरेक्शन इग्नोर करता हूँ, अपॉन -2 mu cos 30 डिग्री। ठीक है, 2 mu get cancel, 1/cos 30, cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो ये अपोजिट हो जाएगा 2/√3, मतलब 2/1.73। तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसको, 2/1.73, ये हो गया, सॉरी 1.15। तो हम ये राउंड फिगर में लिख लेंगे, दिस इज इक्वल टू 1.2। Okay, so that was about example 5.5. So just note it down. Okay, students, so that's it for today. Thank you.